हमारे साथ गुरमीत चड्ढा जी जुड़ रहे हैं, जो हमारे एनसीआर के दोस्त हैं, हमेशा स्माइलिंग रहते हैं। और अभी प्रियंका और हम ये भी बात कर रहे थे कि आज के शो का पंजाबी क्वेश्चन बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ प्रियंका आनंद तो हैं ही, साथ में गुरमीत चड्ढा जी आ रहे हैं। बस अभी 10-15 मिनट में हांगकांग से हमारे साथ एक एफआई भी जुड़ जाएंगे, वो भी चड्ढा जी हैं हमारे दिल्ली के, बट इस समय हांगकांग में सेटल्ड हैं। तो आज पंजाबी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, फ्राइडे है, मायूस मत होइए, ये भी एक बेयर फेज है, ये भी पार हो जाएगा। जब इतने बड़े बड़े बुल रन नहीं सस्टेन कर पाए तो ये बेयर मार्केट ही क्या बात है। क्यों चड्ढा जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल अजय, और आज दिल्ली में थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो मौसम भी अच्छा है। ईटी के 13 साल जो है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप यूं ही कंटेंट करते रहिए और हमारी जिम्मेदारी इस फेस में बढ़ जाती है। बुल फेस में तो सब सुनते हैं, सब इंटेलिजेंट साउंड करते हैं। जो हम अगर हम अच्छा कंटेंट, अच्छा जैसे हम बोलते हैं नेविगेशन, अगर हम अच्छा प्रोवाइड कर सके इस फेस में, तो यहाँ पे एक मुझे लगता है डिफरेंशिएशन आता है। और थोड़ी सी वो एक बहुत फेमस डायलॉग है एक इंग्लिश मूवी का कि कि विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे जैसे इन्वेस्टर्स आते जा रहे हैं बाजार में, फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, हमारी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ती है कि हम उनको अच्छे से नेविगेट कराएं। बहुत प्यारी बात बोली, बिल्कुल। और हम इस जिम्मेदारी को एकदम समझते हैं यहाँ 89 पे, और हम अपनी इंटेग्रिटी को सबसे ज़्यादा पैरामाउंट रखते हैं, क्योंकि कैपेबिलिटी और दुनिया भर की स्मार्टनेस सब कुछ जो है वो सब फेल है। जैसे बफेट साहब कहते हैं कि अगर मुझे एक चीज़ देखनी हो तो मैं इंटेग्रिटी देखता हूँ एम्प्लॉय की, अपने बर्कशायर हैथवे में हायर करने के लिए। तो हम भी यहाँ पे चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से ये काम करते हैं, बेस्ट स्टोरीज़, मोस्ट एक्यूरेट स्टोरीज अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, और आपको बेस्ट एनालिसिस और कंट्रीब्यूटर्स। गुरमीत जी, आपके साथ भी अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। पहले आप दिल्ली में ये जिम्मेदारी संभालते थे, अब आप बम्बई में भी ये जिम्मेदारी संभालने के लिए आ गए हैं, तो अच्छी बात है। तो बताइए तो कि वैल्यूएशन को आप कैसे देखते हैं? अच्छा खासा करेक्शन तो प्ले आउट हो रहा है, 18-19 के बीच में हम आ गए हैं 1 ईयर फॉरवर्ड, अभी और गुंजाइश दिखती है? जब लिक्विडिटी रिलेटेड विड्रॉल होता है तो कहना बहुत मुश्किल है कि बॉटम क्या होगा, क्योंकि ये एक रिडेम्पशन या फोर्स सेलिंग हमें देखने को मिल रही है काफी सारे पॉकेट्स में। बट कुछ पॉकेट्स में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे कुछ सिलेक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कुछ एनर्जी स्टॉक्स हैं, आईटी है, स्पेशलिटी केमिकल है, इवन ऑटो आफ्टर 4-5 साल का एक लल के बाद थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं होप, ग्लिमर ऑफ होप दिखाई दे रहा है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है हमें जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको सतर्क करना चाहिए कि सिर्फ प्राइस करेक्शन से वैल्यूएशन को मत कंफ्यूज करें। कोई स्टॉक अगर 25-30% गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रीजनेबल हो गया। वो अगर उसका अगर फंडामेंटल परफॉर्मेंस अच्छा है और गिरा है, जैसे बहुत सारी जगह कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स में 20% करेक्शन आया है, पर वो अभी भी 60-70-80 के अर्निंग मल्टीपल पे है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा तकलीफ दे सकते हैं। क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो पी मल्टीपल्स कंप्रेस होते हैं, हमने देखा है साइकिल से, और हमें सीखना चाहिए। तो सिलेक्टेड पॉकेट्स में मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हुआ है। तो अगर आप थोड़ा पेन ले सकते हैं 2-3 महीने का और थोड़ा स्टैगर कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। और अगर आपको बहुत मार्केट में नर्वसनेस फील होती है तो कुछ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट कुछ भी इंपल्सिव कॉल मत लीजिए। आप अपने नोशनल लॉस को नहीं तो परमानेंट लॉस में कन्वर्ट कर। एब्सोल्युटली। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। देखिए, अब जब अजय ने बात कही है ना कि पंजाबी कोशंट आज हमारे चैनल पर दिखना भी चाहिए, तो हम जब तक, मैं आपसे हर बार सोचती थी, व्हेनेवर यू यूज्ड टू कम, एक तो आप दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से, मैं भी पंजाबी, अस्सी पंजाबी, तुसी पंजाबी, मेरा मन हमेशा करता था कि मैं आपसे एक चीज जरूर पूछूं। पहला बात जो मैं आपसे करूं, मैं कहूं किद्दां हो तुसी? वो तो हमारे पंजाबी में कहते हैं चढ़दी कला। तो निफ्टी अगर आज 15,000 पे भी है तो भी मैं देख रहा था कि 10 साल का रिटर्न 11-12% है। तो थोड़ा उतार चढ़ाव चलता है, जैसा अजय ने बोला, और इसको भी इंजॉय करना चाहिए। और अच्छा इन्वेस्टर इसी फेस में डिफरेंशिएट करता है। तो हमारे पंजाबी में बोलते हैं चढ़दी कला, मार्केट ऊपर हो नीचे हो, आपको हमेशा हाई स्पिरिट्स में रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल वधिया गल की तुसी। लेकिन अब यहाँ पर आप जैसे बता भी रहे हैं कि पेन तो है बाजार में, थोड़ा समय और रुकना चाहिए, पर क्या मेजर कर सकते हैं कि कब तक ये पेन शायद खत्म हो जाएगा? कितने समय तक और बाजार में डाउनसाइड रह सकता है? क्या आपका कोई व्यू बन रहा है? क्योंकि एक व्यू हम ये भी सुन रहे हैं कि शायद इन्फ्लेशन पीक आउट इस एक क्वार्टर के बाद अगस्त तक, क्रूड टॉप आउट हो जाए शायद अगस्त तक, इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाए अगस्त तक। क्या ये कोई एस्टिमेशन लगा सकते हैं? इज इट वैलिड? क्या लगाया जा सकता है?
बहुत मुश्किल है एग्जैक्ट एस्टिमेशन लगाना, बट कुछ इंडिकेटर्स हैं जिन्हें आप ट्रैक कर सकते हैं, जो आपको जैसे अजय ने अभी वैल्यूएशंस की बात करी, मैंने आपको बताया कि कुछ जगह वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हुए हैं, तो वैल्यूएशन एक डेफिनेटली पैरामीटर है। दूसरा मुझे लगता है अगर आपको अभी हमें कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा शॉर्टनेस देखने को मिली है, वो होगा जैसी डिमांड धीरे धीरे स्लो डाउन होगी, कुछ जगह डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ब्लंट टूल है। अगर आप रेट एग्रेसिवली बढ़ाएंगे और साथ में, और ये क्या हो रहा है इस बार पे आप देखेंगे, खाली इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी भी विड्रॉ हो रही है साथ में सिस्टम से। उसके अलावा आपका जो यूएस का जीडीपी है वो नेगेटिव प्रिंट था Q1 में। तो आपके पास एक तीन प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है ग्रोथ में स्लो डाउन है, आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं क्योंकि महंगाई बढ़ा हुआ है, और आपको साथ में लिक्विडिटी भी विड्रॉ करनी है। तो ये हमने नहीं देखा है पिछले 15-20 साल में, तीनों चीजें एक साथ होते हुए। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये गेस करना कि कब तक खत्म होगा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा करेक्शन टेक्निकल भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआईज अगर आप देखिए पिछले एक साल में कुछ $50 बिलियन की सेलिंग कर चुके हैं, तो परसेंटेज वाइज 4.5% उन्होंने अपनी होल्डिंग बेच दी है। तो 23% से आज वो लगभग 18% पे है। वो कभी 16-17% के नीचे गए नहीं है इंडिया में इतने सालों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े से फैग एंड पे है, बट क्या होता है जो लास्ट फेस होता है ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि आपका 8-9 महीने से रिटर्न नहीं बना है, और फिर इसके बाद जब फर्दर 10-15%, 20% अगर करेक्शन आता है तो थोड़ा सा तकलीफ वाला होता है। लेकिन अगर आप इसको बेयर कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टैगर कर सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड भी उतना ही है। तो अभी इस स्टेज पे अपसाइड और डाउनसाइड रिस्क काफी बैलेंस्ड है। हम खाली ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ डाउनसाइड रिस्क है, तो थोड़ा सा स्टैगर करके चलिए और थोड़ा सा बैलेंस हुई। आप देखिए आपको बॉन्ड यील्ड्स भी अगर आप देखेंगे 7.5-8% पे आपको आज फिक्स इनकम में इंडिया में यील्ड्स मिलती है। तो आप हिस्टोरिकली देखिए जब भी 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड 7.5-8% आया है कभी भी पिछले 20-25 सालों में, अगले 3 साल का फिक्स इनकम का रिटर्न भी 8 से 10% आता है। तो थोड़ा सा बैलेंस रहिए, आराम से इसको एलोकेट करिए और इसको नेविगेट करिए। इंडिया का जहां तक 3-4 साल 5 साल का व्यू है, मुझे उस पर कोई चैलेंज नहीं दिखता। एक टाटा मोटर्स पे सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस तरह की टाटा मोटर्स की कमेंट्री आई है, इनफैक्ट आपने हमारा भी इंटरव्यू सुना, जो सीएफओ साहब बोल रहे हैं कि 2-3 साल में डेट फ्री हो जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि 25% मार्केट शेयर ईवी में कर लेंगे, जबकि 7.5% है अभी। तो बड़ी गजब की कमेंट्री आई है। ये स्टॉक भी काफ़ी करेक्ट हो गया, ओवरऑन हो गया था शायद 500 के ऊपर, बस 350-400 पे आ गया। आपको अच्छा लग रहा है? अजय, मुझे ऑटो पैक ओवरऑल अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप एक चीज देखिए कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना, उसका मार्केट शेयर से बड़ा क्लोज कोरिलेशन है। आप देखिए मारुति ने जब मार्केट शेयर बढ़ाया था तो 2013 से 17 में उसके 6-7 लॉन्चेस हुए थे। अब बलिनो था, स्विफ्ट थी, ब्रेजा थी, सेलेरियो थी। फिर बीच में उनके न्यू लॉन्चेस नहीं हुए, वो उन्होंने डीजल प्लेटफॉर्म बंद किया तो उनका मार्केट शेयर का। टाटा मोटर्स अगर आप देखिए उन्होंने 5.8% मार्केट गेन किया है पिछले 2 साल में। तो उनके एसयूवी लॉन्चेस, नेक्सा जो उन्होंने ईवी में किया, तो और आगे भी अगले 2-3 साल वो लॉन्चेस दिख रहे हैं। जैगुआर की अगर आप डिफेंडर और बाकी की जो बुकिंग देखेंगे वो करीबन 1.5 लाख यूनिट है। थोड़ा सा चाइना ओपन अप हो रहा है, मुझे लग रहा है ये क्वार्टर शायद थोड़ा सॉफ्ट आएगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट मिले अगली क्वार्टर, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मार्केट है जेल के। तो आपको टाटा मोटर्स को 3 हिस्से में देखना चाहिए, जैगुआर, आपका पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल स्पेस। तो पीवी और सीपी बहुत अच्छा कर रहा है। जेएलआर में मुझे लगता है थोड़ा नियर टर्म चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट लंबा व्यू मुझे लगता है उन्होंने एक बोल्ड कॉल लिया ईवी पे। तो ये थोड़ा सा आपको, अगर आप फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा सोचते हैं तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स एक अच्छा। आप मारुति भी मुझे लगता है कि काफी समय बाद मुझे उनके 5-6 लॉन्चेस दिख रहे हैं, बहुत सारे मिड साइकिल अपग्रेड्स हैं बहुत सारे मॉडल में। वो 3 एसयूवीज ला रहे हैं, प्रोडक्ट लैडरिंग कर रहे हैं। तो नीचे जिसे जो सबसे कॉमन सेगमेंट है जिसमें किया की सोनेट है और क्रेटा है, उस पर भी उनका लॉन्च है। प्लस थार वाले सेगमेंट में वो जिम्नी लॉन्च कर रहे हैं। और काफी ज्यादा अगर कमोडिटी प्राइसेस कम होता है तो प्राइस हाइक हुआ है तो कुछ रिटेंशन भी होगा, तो थोड़ा सा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल सकता है। पेंट अप डिमांड है। मुझे कुछ ऑटो एंसिलरीज भी अच्छा लग रही है, जैसे मिंडा अगर आप देखेंगे किट वैल्यू जो है मिंडा की पर कार लगभग 50,000 हो गई। तो आज वो अलॉय व्हील्स, कार सीट्स, एयरबैग्स, बैटरी सॉल्यूशंस काफी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये कंपनी है जिसका टर्नओवर पिछले 3-4 साल में डबल हुआ है, जबकि ऑटो सेक्टर स्टैगर्ड रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बास्केट बनाना बेटर रहेगा, रादर देन बेट करना कि सिर्फ मुझे यही स्टॉक लेना है। वो एक बेटर अप्रोच होगी। मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है ऑटो पे, मुझे लगता है यहाँ से अच्छे रिटर्न बन सकते हैं।
ओके, तो यहाँ से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं ऑटो स्पेस में, और स्पेसिफिक स्टॉक पे फोकस करने की जगह बास्केट बना सकते हैं। कुछ ऑटो एंसिलरी भी अच्छी लग रही हैं, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। टाटा मोटर्स इनफैक्ट आज थोड़ा कमज़ोर है। एक बार इस पर टेक्निकल राय ले लेते हैं। राजेश, टाटा मोटर्स के चार्ट्स देखकर बताइए क्या लेवल्स देख रहे हैं आप स्टॉक पे? तो देखिए प्रियंका जी, स्टॉक में जरूर वीकनेस बनी है। स्टॉक ने अपने लेवल 400 के लेवल को ब्रेक डाउन किया और उसके नीचे अब ये सस्टेन कर रहा है। तो जिस तरीके से अब स्टॉक 400 के नीचे फिसला है, हमें लगता है थोड़ा सप्लाई और यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 375 से लेके 370 ये इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट एरिया। अगर हम देखें इसके चार्ट थोड़े से पिछले 1 या 2 महीने के सेटअप को देखें तो जो इसके प्रीवियस स्विंग लो थे करीब 370 के आसपास के लो बने थे मई में, वहां तक हमें लगता है स्टॉक में और वीकनेस आते हुए दिख सकती है। तो जब तक 400 के नीचे रहेगा, थोड़ा सा व्यू यहाँ पे हमें लगता है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से वीकनेस यहाँ पे दिखा सकता है स्टॉक। 380 375 तक की डाउन साइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। राइट, एब्सोल्युटली। ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ गुरमीत भी अभी हैं। और गुरमीत, हम ऑटो पैक पे तो खैर आप बात कर रहे थे, ऑटो पैक के अलावा और दूसरे कौन से पैक हैं जो आपको पसंद आते हैं? कुछ बड़ी ब्रॉडर थीम्स जो लगातार हम व्यूअर्स के लिए लेकर आ रहे हैं विद कंप्लीट रैशनल आल्सो, लाइक कैपिटल गुड स्पेस। क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर ये भी है, जितने भी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स हैं इस वक्त या उनके लिए तो दिक्कतें हैं, लेकिन कमोडिटी कंज्यूमर्स के लिए सिनेरियो बहुत फेवरेबल है और आगे भी कुछ समय रहेगा। इस कड़ी में, इस थीम में कुछ और स्पेस पे कुछ और स्टॉक्स या सेक्टर्स आपको पसंद आते हैं? आप ब्रॉड कॉल नहीं ले सकते कैपिटल गुड्स में, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स टाइट हो रहे हैं, लिक्विडिटी विड्रॉ हो रही है, आपको प्रोजेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एग्जीक्यूशन रिस्क भी बढ़ जाती है। आपने देखा कि एल&टी अच्छी कंपनी है, बट एल&टी का पिछले अगर आप 5 साल का वैसे परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी आपको फ्लिप करेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि मुझे ये जो हाउसिंग रिकवरी है, ये मुझे काफी 8-10 साल बाद देखने को मिल रही है। चाहे वो आप डीएलएफ के मैनेजमेंट से बात करिए, आप किसी भी बड़े डेवलपर के मैनेजमेंट से बात करिए। मैं मिस्टर खैरा को मिला था एक अभी इन्वेस्टमेंट फोरम में एसबीआई की, उन्होंने बोला कि सिस्टम की क्रेडिट ग्रोथ 12-13% रहेगी। आज आरबीआई गवर्नर ने भी ये बात बोली है। तो मुझे लगता है कि हाउसिंग लेड केपेक्स रिवाइवल, मुझे लगता है ये थीम मुझे एक ब्रॉड थीम लगती है, जिसके अंदर आप काफी चीजें प्ले कर सकते हैं। इसमें आप बिल्डिंग मटेरियल स्पेसेस में जो आपके सैनिटरी मेकर्स हैं, केबल एंड वायर मेकर्स हैं, सिलेक्टिवली आप देख सकते हैं। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेगमेंट भी काफी बड़ा है। थोड़ा बहुत रोड कंस्ट्रक्शन प्ले पे भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस बहुत अच्छा रहा है। और मई में दोबारा से, अप्रैल थोड़ा सॉफ्ट था, मई जून में दोबारा से जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हुए हैं वो पिकअप हुए हैं। कुछ अपनी अच्छी कंपनीज है जिनकी बैलेंस शीट्स अच्छी हैं, केएनआर है और भी कुछ ईपीसी प्लेस हैं। तो आप इस ब्रॉडर थीम को कह सकते हैं। कुछ सिलेक्टिवली आप डिफेंस प्लेस भी देख सकते हैं, जो कि इंडिजिनाइजेशन हो रहा है, जिसमें पीएलआई भी है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी है। एक कंपनी जो हम पोर्टफोलियो में ट्रैक करते हैं, सोलार इंडस्ट्रीज है। ये पहले सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स बनाते थे और इनका मेन सप्लायर इनका कोल इंडिया और बाकी माइनिंग कंपनीज थी। पिछले 3-4 सालों में उन्होंने काफी वैल्यू एडिशन किया है। ये आर्मी इनको डिफेंस ऑर्डर मिला है, हैंड ग्रेनेड्स का, पिनाका रॉकेट्स का। इसरो के साथ इन्होंने टाई अप किया है, ये सैटेलाइट प्रोपेलेंट्स बना रहे हैं, स्पेस इनिशिएशन सिस्टम पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो हमने देखा एक ट्रेडिशनल कैपिटल गुड्स प्ले को इनोवेट करते हुए। तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला, थोड़ा बॉटम्स अप होना पड़ेगा। मुझे टेलीकॉम भी अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से टेलीकॉम भी एक तरीके का इंफ्रा और कैपिटल गुड प्ले है, काफी अच्छे वैल्यूएशन पे। लगभग आप देखिए डुओपोली है। एयरटेल मुझे लगता है अगर आप उसके नंबर्स देखेंगे, 4G बेस उनका सबसे ज्यादा है। तो जो टैरिफ हाइक का पास थ्रू हो रहा है आरपू में, आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इंक्रीमेंटल ऑलरेडी 180 के लगभग आरपू पहुंच गया है। उनके बहुत सारे डिजिटल एसेट्स हैं, चाहे वो विंक है, चाहे वो एक्सट्रीम है, जहाँ पे, और एयरटेल पेमेंट्स है, जहाँ पे उन्होंने लगभग 1 मिलियन मर्चेंट्स ऐड कर लिए। कुछ स्टेज पे शायद वो भी मोनेटाइजेशन देखने को मिले। तो टेलीकॉम भी अच्छा लगता है। कम अच्छा लगता है। रिलायंस की बात हुई यहाँ पर, कई सारे स्टॉक्स और स्पेस की बात हुई यहाँ पर। इनफैक्ट एक बार भारतीय एयरटेल टेलीकॉम स्पेस की जब आप बात कर रहे हैं तो एक क्विक चैट ले लेते हैं। विजेश, आपको कैसा लगता है भारतीय एयरटेल? क्योंकि ये देखें, इनके लिए रीजंस बहुत सारे हैं। आप चाहे इंक्रीजिंग आरपू की बात करें, दिसंबर तक, इनफैक्ट दिवाली तक तो एक और टैरिफ हाइक की बात यहाँ निकल कर आई है। 5G रोल आउट हो, सब्सक्राइबर्स इनके लगातार बढ़ रहे हैं। अप्रैल मंथ में भी आप देखें, कैसा दिखता है आपको चार्ट्स पे स्टॉक?
प्रियंका जी, चार्ट पे तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, टू बी वेरी प्रिसाइजली। आई थिंक 2 या 3 दिन पहले इसकी एक और कोई न्यूज़ आई थी, दैट टाइम 680 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, और कल के सत्र में जो पिटाई हुई है वो विद वॉल्यूम के समय पिटाई हुई है, और 640 ब्रेक नहीं करना चाहिए था। अगर ये 640 ब्रेक करता है और अगर उसके नीचे बंद होता है तो फिर ये 600 या और 585 तक के लिए ये ओपन अप हो गया। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से प्रोबेबिलिटी है आप 605 का लेवल मान के चलें कि वो लेवल को एक बार ये रीटेस्ट करेगा और वहाँ से फिर ये जंप ले सकता है। ये मौजूदा स्तर पे बाइंग करने की तो सलाह नहीं दूंगा। मेरा ऐसा मत है 600 से 605 का लेवल है वो आप एक बार रीटेस्ट होगा और वहाँ से पुल बैक ले सकते हैं। तो अगर वहाँ पर बाइंग करते हैं तो वी कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 585 एंड प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 645 फॉलोड बाय 680, बट एट दिस लेवल आई वुड बी अवॉइडिंग। ब्रजेश, राजेश और गुरमीत, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। इनफैक्ट नायका का बिजनेस मॉडल भी स्टडी किया है। रेवलॉन एक इंटरनेशनल बहुत ही सॉलिड ब्रांड है, अब ये बैंक्रप्सी फाइल कर रहा है और रिलायंस इसको ढूंढ रहा है, मतलब इसके चारों तरफ घूम रहा है। और नयनतारा ने बताया ये किधर फिट बैठ सकता है। ये रिलायंस के अजय रिटेल बिजनेस में बिल्कुल फिट बैठता है। अगर आप देखिए उनका ना एक बड़ा डिफरेंट ओमनी चैनल मॉडल, राइट। तो जो स्टोर कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेटेड स्टोर है। दे वांट टू, नयनतारा ने बात करी है ब्यूटी और पर्सनल केयर पे काफी फोकस है। और जब आप सक्सेस देखते हैं नायका का D2C में तो आपको दिखता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला इंडिया में अभी भी ये मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज है। उसके अलावा आप जो रिलायंस का जो पूरा दूसरा उनका जो ई कॉमर्स इंटीग्रेशन है पूरा, जिसमें अपना उनका पेमेंट सिस्टम है, साथ में जो ई कॉमर्स इंटीग्रेशन है, तो रिलायंस एक रिटेल में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है। अगर आप रिलायंस रिटेल के नंबर्स देखेंगे पिछले 4-5 साल में तो आप हैरान हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे अभी 50% जो एबिट है रिलायंस का वो न्यू एज बिजनेस से आ रहा है, जियो और रिटेल से आ रहा है। जियो का एबिटा में ट्रैक कर रहा था अजय, 6 गुना बढ़ा है FY18 से FY22। तो हमारे लिए कहना आसान होता है कि शेयर प्राइस 800 का 2600-2700 हो गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेवल 2 जाएंगे तो आपको वो मूवमेंट दिखेगी उनकी अर्निंग्स में भी, उनके टॉप लाइन में भी, उनके मार्जिन में भी। जियो का मार्जिन लगभग 50% है जो उनका ग्रॉस मार्जिन है। तो मुझे लगता है रिलायंस मल्टीपल प्ले है। एक तो जैसे मैंने बोला आपका रिटेल और जियो जो न्यू बिजनेस प्ले है। मार्केट में ये भी चर्चा है कि कंपनीज का डीमर्जर होगा, जियो की लिस्टिंग वो अलग से करेंगे नैस्डैक में। ये भी एक फ्यूचर ट्रिगर हो सकता है। दूसरा अभी जो नियर टर्म ट्रिगर है जिसकी वजह से स्टॉक बहुत स्ट्रांग है वो रिफाइनिंग मार्जिन। अगर आप स्पॉट मार्जिन देखेंगे अभी यूएस का वो लगभग $30 है। तो बहुत सारी ब्रोकरेज ये बोल रही है कि पूरे साल भर में $20-22 का रिफाइनिंग मार्जिन हम आपको देखने को मिल सकता है, जो कि काफी ज्यादा है vis-a-vis जो पिछले 2 साल में रहा है। और रशिया लगभग 2 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट्स करता था रिफाइंड, वो टेबल से चला गया है। डिमांड प्री कोविड लेवल बैक है। तो सारी जो जितने भी ग्लोबल रिफाइनिंग एसेट्स हैं 98% कैपेसिटी पे मोटा रन कर रहे हैं। तो अनलेस अगर कोई शटडाउन हो जाए किसी वेदर की वजह से तो लग सकता है। तो रिफाइनिंग तो जो आपका ओल्ड बिजनेस है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, न्यू एज बिजनेस वो कंटिन्यूअसली अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन जो है वो रिलायंस के जो है फेवर में वर्क कर रहा है। राइट, ऑल राइट गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। मज़ा आ जाता है, आप जो है शो में जोश भर देते हैं और आप